मित्रों, भौतिक भूगोल के अध्ययन के क्रम में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में भूकंप का अध्ययन करेंगे। आपको बताते चले कि भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है। भूकंप को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के हिलने को ही भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कांपना। तो पृथ्वी के कांपने की प्रक्रिया को भूकंप कहा जाता है। अब उसका माध्यम कुछ भी हो, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस पृथ्वी कांप गई, इसका मतलब कि भूकंप आ गया। अब कांपने का कारण क्या है, ये अलग की बात है। कांपने के कारण के रूप में हम कुछ कारणों को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे पहला कारण उसका प्लेट टेक्टोनिक है। आप लोग जानते होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं पृथ्वी के ऊपर आपस में टकराती रहती हैं। जैसे उनकी गति, अपसारी गति, अभिसारी गति, जो भी कई प्रकार की गतियां हैं, उन गतियों के कारण भी पृथ्वी की प्लेटें हिलती हैं, भूकंप के अंतर्गत आती हैं। दूसरा कारण ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर ही ज़्यादातर आते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, परिप्रशांत महासागर की पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो आपका वहाँ पर उत्तर होगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। मतलब प्रशांत महासागर के किनारों पर सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। तीसरा कारण कृत्रिम है। दूसरा कारण ज्वालामुखी था, तीसरा कारण कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि जैसे मानवीय क्रियाओं के द्वारा यदि पृथ्वी हिलती है तो वो भी भूकंप का एक कारण बनता है। अब मानवीय क्रियाएं क्या हैं? जैसे हमारे देश में या पूरे विश्व में कई प्रकार के परमाणु परीक्षण भी किए जाते हैं, जो आंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी होते हैं। तो यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई परमाणु परीक्षण हुआ तो उस कारण भी पृथ्वी हिल जाती है। एक और भी भूकंप आने का कारण है, जैसे भूस्खलन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भूस्खलन जैसे पहाड़ों से कोई चट्टान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपरदित होकर नीचे की तरफ लुढ़कती है और नीचे की तरफ आते हुए वह पृथ्वी के भाग को हिलाती है, तो वो भी एक भूकंप का कारण होता है। भूकंप का मापन दो माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि भूकंप सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है और उसका मापन रेक्टर स्केल से होता है। रेक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता अधिकतम 12 तक होती है। 6 तीव्रता के बाद भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी हो जाता है। 4 तीव्रता से कम का यदि भूकंप है तो वह मानव को ज्ञात नहीं होता है। 4 से कम का है तो वो मनुष्य को ज्ञात नहीं होता है। उसे पशु अनुभव करते हैं लेकिन मनुष्य अनुभव नहीं करता है। आपको बता दें कि भूकंपीय तीव्रता यदि 6 से ज़्यादा है तो वह भूकंप मनुष्य के लिए भयानक है और विनाशकारी है। मनुष्य को बहुत हानि होती है भूकंप से। सिस्मोग्राफ के केंद्र पूरे भारत में 5 जगह पर मुख्य रूप से हैं। जैसे दिल्ली है, देहरादून है, कोलकाता है, मुंबई है और पूना में है। 5 जगह पे भारत में है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तरंगों के बारे में हम बता दें आपको कि भूकंपीय तरंगे 3
तीन प्रकार की होती हैं। पहली तरंग पी तरंगे, पी यानी प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है। इसकी गति देशांतरीय होती है। देशांतरीय का मतलब ये है कि जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये देशांतरीय। अक्षांशीय अगर कहेगा तो अक्षांशीय। तो देशांतर का मतलब कि खड़ी लाइनें, पृथ्वी पर जो मानक रूप से खड़ी लाइनें विद्यमान हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। तो पी तरंगे जो प्राइमरी वेव है हमारी, वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं और उनकी गति देशांतरीय होती है। यानी यही एक ऐसी तरंग है जो पृथ्वी को आर पार कर देती है। जो पृथ्वी को, जैसे भूकंपीय तरंगे यहाँ पर उठी तो यहाँ से ये इसको पार कर देती है, पृथ्वी के ठीक अपने विपरीत स्थान पहुँच जाती है। कई मिनट में? 21 मिनट में। 21 मिनट में पी तरंगे ठीक अपनी उत्पत्ति के विपरीत स्थान पर धरातल पर पहुँच जाती है, पृथ्वी के विपरीत स्थान पर। अब आगे बढ़ते हैं हम। यह इसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। इस तरंगों की तीव्रता सर्वाधिक होती है और इनकी गति भी सर्वाधिक होती है। पी तरंगों की गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य, जैसे ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, उसी तरह इसकी तरंग भी अनुदैर्ध्य होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। पी तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः यह मानव के लिए कम विनाशकारी होती है। मित्रों, आपको हम तरंग दैर्ध्य के बारे में एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए गेहूं का एक खेत लगा है और खेत के बीच में एक मेड़ बनी हुई है। किसी व्यक्ति को खेत के इस पार से इस पार पर जाना है। अगर वह व्यक्ति कम तरंग दैर्ध्य से चलता है तो वह सीधे इस मेड़ पर चलते हुए आगे पहुंच जाएगा। यदि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वह इस तरह से गेहूं की फसल को नुकसान करता हुआ पहुंचेगा। यानी जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी, किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, वह मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक होगी। जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी, तो पी तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः यह मानव के लिए कम विनाशकारी होती है। दूसरी तरंग एस तरंगे हैं। इसको सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे। यह केवल ठोस में चलती है। ध्यान दीजिएगा, एस तरंगे केवल ठोस में चलती है। इसकी तीव्रता पी से कम होती है। जैसे पी तरंग की चाल 10 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी चाल 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कोई फिक्स नहीं है, लगभग में है कि 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। इसकी तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उसी तरह इसकी तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और इनका तरंग दैर्ध्य पी से ज़्यादा होता है। जैसे पी का तरंग दैर्ध्य, प्राथमिक तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इनका तरंग दैर्ध्य पी से ज़्यादा होता है। यानी यह मानव को कुछ हानि पहुंचाती है, पी से ज़्यादा हानि पहुंचाती है। एक तीसरी तरंग होती है एल तरंगे। एल को लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। यह केवल धरातलीय सतह पर चलती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है, तो एल तरंग धरातल पे ही चलेगी, ठीक है। यह धरातलीय सतह पर ही चलती है। इनकी खोज लव महोदय ने किया था।
लॉ नाम के एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भिक वैज्ञानिक। उन्होंने ही इस तरंग की खोज किया था। इसलिए कभी कभी इन तरंगों को लव तरंगे भी कहा जाता है। चूँकि एल तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये तरंगे जो है पूरे मतवाले हाथी की तरह हिलते डुलते चलती है। अतः यह मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। प्रश्न इस तरह से पूछता है कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं। पूछता है कि सर्वाधिक तीव्रता वाली तरंगे कौन सी हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कि सर्वाधिक तीव्रता वाली तरंग पी है। प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन ऐसी भूकंपीय तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है, तो आपका उत्तर रहेगा पी तरंग ऐसी है, प्राइमरी तरंग ऐसी है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है। तरंगों के बारे में आशा है आप जान गए होंगे। अब इन तरंगों की गति पृथ्वी के अंदर किस तरह से होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, मान लीजिए कि यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो इस भाग को भूकंप मूल अथवा फोकस अथवा हाइपोसेंटर कहा जाता है। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को फोकस, हाइपोसेंटर अथवा भूकंप मूल कहा जाता है। और जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है मनुष्य द्वारा, जैसे यहाँ पे भूकंप यदि पैदा हुआ तो यहाँ से पहले तरंगे ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर मनुष्य रहते हैं और मनुष्य उन तरंगों का अनुभव करेंगे। तो इस स्थान को अधिकेंद्र क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। इस स्थान को अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है कि जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि जिस स्थान पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उस स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है या एपी सेंटर कहा जाता है। यह भी पूछता है कि जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब भूकंपीय तरंगों की ये गति जो है मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, हमारी यहाँ पर भूकंप सर्वप्रथम अनुभव किया गया। ये क्रस्ट, मेंटल और ये कोर, तो जो प्राथमिक तरंगे हैं पी तरंगे वह तीनों में गति करती है और उनकी गति देशांतरीय होती है। पृथ्वी को पार कर जाएगी, कई मिनट में पार कर जाएगी, 21 मिनट में पार कर जाएगी। जो एस तरंगे हैं वो यहाँ तक तो आएंगी लेकिन यहाँ से ये कर्व हो जाएंगी। एस तरंगे क्यों कर्व हो जाएंगी, क्योंकि एस तरंगे द्रव भाग में नहीं चलती हैं, केवल ठोस में ही चलती हैं। जहाँ तक ठोस होगा वहाँ तक एस तरंगे चलेंगी, एस तरंगे चलेंगी। और जो एल तरंगे हैं वो इधर चले, केवल धरातलीय भाग में चले।
अब ये पी तरंग हो गई, पी तरंग यहाँ से भी आएगी, पी तरंग यहाँ से भी आएगी। अब जो ये पृथ्वी का भाग हो गया, ये वाला भाग, यहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगें पहुँचती नहीं। मैं आपको आगे बताता चलूँ। देखिए, यहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग इस क्षेत्र में पहुँचती नहीं है, अतः इस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र। मतलब इस स्थान पर भूकंप की कोई भी तरंग पहुंचती नहीं, अतः इस स्थान को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अब ये भूकंपीय छाया क्षेत्र कितने अंश से कितने अंश के बीच में होता है? तो 105 से 145 अंश के बीच में पूर्वी गोलार्ध में, और मतलब इधर दाहिने साइड में, और 105 से 145 तक बाएं साइड में। मतलब भूकंप अपने उत्पत्ति स्थान से इन जगहों को, इन क्षेत्रों को छोड़ देता है। उस स्थान को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। मैं भूकंप के बारे में और भी कुछ आपको बता दूं। जैसे यहाँ बताया गया है कि पी तरंगें अपनी उत्पत्ति केंद्र से 21 मिनट में पृथ्वी को पार करके विपरीत भाग में पहुँच जाती है। हम आपको बताए हैं अभी कि पी तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में अपने अपोजिट स्थान में पहुँच जाती है। प्रघात क्या होता है? तो प्रघात ये होता है कि भूकंप के कारण धरातल के कंपन करने की गति, भूकंप के कारण धरातल के कंपन करने की गति को प्रघात कहा जाता है। जितने अधिक प्रघात होगा उतना ही नुकसान होगा। सिस्मोलॉजी क्या है? तो भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। आइसोसेसिमल लाइन या समभूकंप रेखा किसको कहते हैं? तो आपको बताते चले कि समभूकंप रेखा, सम का मतलब होता है बराबर। जैसे दो स्थान है यहाँ पर और यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया भी गया है कि समान भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है एक स्थान, यहाँ पे है कि एक स्थान, यहाँ भी 6 तीव्रता का भूकंप आया और यहाँ भी 6 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों स्थानों को जो रेखा मिलाएगी उस रेखा को समभूकंप रेखा या आइसोसेसिमल लाइन कहेंगे। समान तीव्रता होनी चाहिए। यदि 6 यहाँ है तो 6 यहाँ भी है। यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 ही होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, तभी सम कहा जाएगा, समभूकंप रेखा। अब एक है होमोसेसिमल लाइन। होमोसेसिमल लाइन यानी सहभूकंप रेखा। सहभूकंप, सह माने बराबर, एक ही समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लीजिए कि धरातल पर कोई दो स्थान है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ देहरादून है। दिल्ली में भी 8 बजे भूकंप आया सुबह और देहरादून में भी 8 बजे सुबह भूकंप आया। दोनों को मिलाने वाली रेखा को होमोसेसिमल लाइन या सहभूकंप रेखा कहेंगे। एक ही समय पर, ध्यान दीजिएगा, 8 बजे यहाँ भी और 8 बजे यहाँ भी, दोनों एक ही समय होना चाहिए। एक ही यदि समय है तो सहभूकंप रेखा कही जाएगी, और एक ही बराबर तीव्रता है तो समभूकंप रेखा कही जाएगी। आशा है भूकंप के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपको ये बताना है कि आप अपने दोस्त मित्रों में भी यह इस माध्यम से अध्ययन करने का तरीका बताएं और इस चैनल के बारे में चर्चा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे वो लोग भी लाभान्वित हो सकें
अब देखिए यहाँ पर एक बात छूट जाती है कि प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, भूकंप के विषय में प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत डॉक्टर SF रीड ने दिया था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। हो सके तो आप लोग इसे एक नोट बनाइए, ताकि वो जब भी आप सामने रहें, सामने चाहें, उसको रखें और उसको दोहराते चलें। क्योंकि यदि ये चीज़ें रिवीजन में नहीं रहेंगी तो मुझे पूरा विश्वास भी है और होता भी है कि वह चीज़ें 2-4 दिन के बाद भूल जाता है आदमी। तो आप रिवीजन में रहें और नियमित रिवीजन करते रहें। 2 दिन 4 दिन पे हमेशा इस चीज़ को देखते रहें, तभी आप याद रख पाएंगे। और आशा है आप भूकंप को समझ गए होंगे। अब अगला वीडियो में ज्वालामुखी का डालूंगा, उसका आप वेट करिए। 2-4 दिन में वो आपको आपके सामने रहेगी। धन्यवाद।